हरे कृष्णा। इंस्ट्रूमेंट्स, वो भी ऑब्स्टेटिक इंस्ट्रूमेंट्स। जी हाँ, डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये वीडियो इसी के लिए डेडिकेटेड है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखते हैं तो ऑब्स्टेटिक इंस्ट्रूमेंट्स बहुत बार आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चंस लेकर आते हैं, तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं और इस तरह से आपको ऑब्स्टेटिक इंस्ट्रूमेंट्स याद होंगे कि आप जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अधिकारी यूट्यूब चैनल पर, जहां पे आज का वीडियो है रिलेटेड टू ऑब्स्टेटिक इंस्ट्रूमेंट्स। तो फ्रेंड्स, अब तक के जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बनाए गए वीडियोज को इतना सारा प्यार और इतना सारा लाइक करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारे वीडियो को बिना किसी देरी के। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और एस्पिरेंट्स के साथ इसको शेयर करिए। तो शुरू करते हैं हमारे ऑब्स्टेटिक इंस्ट्रूमेंट्स को। ऑब्स्टेटिक इंस्ट्रूमेंट्स में हम सबसे जो पहले देखते हैं वो देखते हैं वेजाइनल स्पेकुलम्स। वेजाइनल स्पेकुलम्स फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं जो हम क्लिनिकली मेनली जो देखते हैं। नंबर 1 जो हम यहाँ देख रहे हैं वो है सिम्स स्पेकुलम, सेकंड है कस्कोज स्पेकुलम। जो नंबर 1 है सिम्स स्पेकुलम, वो वेरियस ब्रेथ में हमारे पास अवेलेबल होता है। सेपरेट करते हैं, ये 3 सिम्स स्पेकुलम्स हैं। इनको अगर जो आउटर है उसको सेपरेट करते हुए इस तरह का दिखता है। इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे बोथ साइड इसकी यूज़ की जा सकती है। ये पोस्टीरियर जो विजाइना है उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, यहाँ से इसको होल्ड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये याद रखने की चीज़ ये है कि जो नैरोवर और जो शॉर्ट सिम्स स्पेकुलम्स होते हैं वो नलीपेरस प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि ये जो वाइडर ब्लेड्स होती हैं और ये जो बड़े सिम्स स्पेकुलम्स होते हैं वो मल्टीपेरस वुमेन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनका यूज़ की बात करते हैं तो ये यूज़ किए जाते हैं टू इंस्पेक्ट द सर्विक्स एंड वेजाइना। वेजाइना और सर्विक्स को इंस्पेक्ट करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखने की है वो ये है कि ये जो सिम्स स्पेकुलम है वो कस्कोज स्पेकुलम की अपेक्षा ज़्यादा एक्सपोजर देता है वेजाइना का, अगर आप विजुअलाइज करते हैं तो क्योंकि आप देख लीजिए, आप जब डायग्राम को देख रहे हैं तो आपको समझ आ रहा है कि कस्कोज स्पेकुलम को जब हम वेजाइना में इस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये अपर और लोअर, मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर वेजाइना के दोनों पार्ट्स को ये कवर कर लेता है। तो जो एक्सपोजर एरिया होता है जिसको हम देख पा रहे हैं वो एरिया बहुत कम बच पाता है, जबकि सिम्स स्पेकुलम ओनली पोस्टीरियर वेजाइना को क्या करता है, कवर करता है। इसके अलावा जितना रिमेंड पोर्शन है वो वेजाइना और सर्विक्स का हम विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये बेटर होता है विजुअलाइजेशन और इंस्पेक्शन के लिए सिम्स स्पेकुलम, ठीक है। और इसके यूजेस की बात करते हैं तो D&E ऑपरेशंस, मतलब डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन ऑपरेशंस के अंदर ये काम में लिया जाता है। डायलेटेशन और इवैक्यूएशन ऑपरेशंस का मतलब है कि सर्विक्स को डायलेट करना, और इवैक्यूएशन मतलब यूट्रस के अंदर से जो भी कंसेप्टस फ्रेगमेंट्स जो बचे हुए हैं उन सभी को इवैक्यूएट करना। इसके अलावा APH के अंदर APH का कोज पता लगाने के लिए भी सिम्स स्पेकुलम का यूज़ किया जाता है। सिम्स स्पेकुलम APH का कोज पता लगाने के लिए बेटर तो कस्कोज स्पेकुलम होता है, प्रीफर वो ही किया जाता है, परंतु अगर वो नहीं अवेलेबल होता है तो एंटीपार्टम हेमरेज के कोज का पता लगाने के लिए हम सिम्स स्पेकुलम को यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो एंटीपार्टम हेमरेज है इसके अंदर आपको पता है कि हम वेजाइना के अंदर फिंगर्स इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, जिसको हम डिजिटल एग्जामिनेशन करते हैं। तो ये नहीं करते हैं क्योंकि इससे लेबर ऑगमेंट होने के चांसेस होते हैं। तो हम APH के अंदर क्या करते हैं, स्पेकुलम इंट्रोड्यूस करके ये जेंटली इंस्पेक्ट करते हैं कि क्या रीजन एंटीपार्टम हेमरेज का हो सकता है। तो ये हो गए हमारे सिम्स स्पेकुलम के। नेक्स्ट है सिम्स स्पेकुलम का अगर हम यूज़ देखते हैं तो इसको कॉपर्टी इंसर्शन और रिमूवल के भी काम में लिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कस्कोज स्पेकुलम। कस्कोज स्पेकुलम जो होता है वो सेल्फ रिटेनिंग वेजाइनल स्पेकुलम होता है, मतलब इसको यहाँ से इंट्रोड्यूस करने के बाद यहाँ से एडजस्ट करके इसको छोड़ दिया जाता है। ये सेल्फ रिटेन रहता है, बार बार इसको हैंडल करने की और होल्ड करके रखने की पूरी प्रोसीजर में ज़रूरत नहीं होती है। और इसका जो मेन यूज़ होता है वो होता है टू विजुअलाइज द कोज ऑफ APH। APH का कोज पता लगाने के लिए, साथ ही साथ ये एक अपने को एक होलो स्पेस प्रोवाइड करता है सर्विक्स को अप्रोच करने के लिए और वेजाइना के जो पोस्टीरियर और एंटीरियर फोर्निसेस होते हैं उनको अप्रोच करने के लिए। तो यहाँ से हमारे को अगर किसी प्रकार का स्पेसिमेन भी लेना है तो हम इजीली ले सकते हैं। इसीलिए हम टू टेक द सर्वाइकल स्मीयर एंड पेप स्मीयर टेस्ट कस्कोज स्पेकुलम को
मेनली यूज़ किया जाता है। तो हमने देखा कि कस्कोल स्पेकुलम के क्या क्या यूजेस हैं और ये किस तरह से काम करता है। इसको इसीलिए हम सेल्फ रिटेनिंग वेजाइनल स्पेकुलम भी कहते हैं, क्योंकि ये खुद के खुद यहाँ पे सेल्फ रिटेन रहता है, इसको होल्ड करके रखने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स अम्बिलिकल कॉर्ड कटर, थर्ड नंबर पे अम्बिलिकल कॉर्ड कटर और फोर्थ कॉर्ड क्लैंप। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल पा रहा है कि अम्बिलिकल कॉर्ड कटर जो होता है वो कॉर्ड्स को कट करने के काम में आता है, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करने के काम में आता है। अम्बिलिकल कॉर्ड मतलब ये न्यूबॉर्न है, इसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड है जो प्लेसेंटा से कनेक्टेड था उसको यहाँ से कट करने के लिए इस कटर का यूज़ किया गया है। तो टू कट द अम्बिलिकल कॉर्ड कटर, ये इस तरह का एक सीजर टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका यूज़ किया जाता है। और कॉर्ड क्लैंप, ये डिस्पोजेबल कॉर्ड क्लैंप्स होते हैं। ये जो कॉर्ड क्लैंप्स है ये इस कॉर्ड को क्लैंप करके रखने के लिए काम में आते हैं। जो न्यूबॉर्न का ये कॉर्ड है अम्बिलिकल कॉर्ड, इसको क्लैंप करने के काम में आते हैं। टू क्लैंप द अम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ द न्यूबॉर्न कॉर्ड क्लैंप्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम एपिजियोटोमी सीजर्स, 5 नंबर पे जो हम देख रहे हैं। एपिजियोटोमी सीजर्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए एपिजियोटोमी के बारे में। फ्रेंड्स जो एपिजियोटोमी होती है वो होती है पेरिनियम में इंसिजन करना, पेरिनियम में इंसिजन या कट करना। पेरिनियम में इंसिजन या कट हम क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चे को जब बर्थ कैनाल से यहाँ पे अगर हम डिलीवर करवाते हैं तो उसको एक प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाता है। उसको प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड करने के लिए हम इस बर्थ कैनाल को और थोड़ा वाइडर कर देते हैं और थोड़ा चौड़ा बना देते हैं। किस तरह से? यहाँ पे कट्स लगा के, पेरिनियम में कट लगा के। ये कट 3 तरह से हम लगा सकते हैं, या तो एनएस के स्ट्रेट लाइन में लगा सकते हैं जिसे हम मिड लाइन एपिजियोटोमी कहते हैं, या फिर लेटरल साइड में लगा देते हैं, उसे लेटरल एपिजियोटोमी कहते हैं। थर्ड होता है इन मीडियल और लेटरल दोनों साइड के बीच में जब लगाते हैं तो उसे हम मीडियो लेटरल एपिजियोटोमी कहते हैं। तो ये हो गई एपिजियोटोमी। क्या इसके इंडिकेशन होते हैं वो भी मैंने आपको बताया। अब आते हैं कि इसको जो एपिजियोटोमी को करने के लिए जो सीजर यूज़ की जा रही है उसी को हम एपिजियोटोमी सीजर्स कहते हैं। तो ये एपिजियोटोमी सीजर्स जो होती हैं वो आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम के अंदर, बहुत ही स्पेसिफिकली मॉडिफाइड सीजर है। क्योंकि आप देखते हैं तो इसके अंदर आपको पता चल रहा है कि ये आगे से बेंट होती है, क्योंकि ये स्ट्रेट सीजर नहीं है। यूजुअली जो मेनली जो हम सीजर्स देखते हैं वो स्ट्रेट होती है, जबकि एपिजियोटोमी सीजर्स आगे से बेंट होती है। साथ ही साथ इसका एक जो टिप होता है वो आगे से ब्लंट होता है, और जो टिप ब्लंट होता है उसी को हम वेजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। अब क्यों ब्लंट टिप को इंट्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि ये हम जब अब कट करने लगे हैं, यहाँ इंसिजन लगाने लगे हैं, तो ये ब्लंट टिप अंदर की तरफ कोई टीयर या कोई इंजरी या कोई कट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से एपिजियोटोमी सीजर्स होती है जो कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स रिट्रैक्टर्स। यहाँ पे जो 6 नंबर पे हम देख पा रहे हैं डोयंस रिट्रैक्टर और 7 देख रहे हैं डीवर रिट्रैक्टर। फ्रेंड्स ये दोनों रिट्रैक्टर्स जो हैं वो मेजर एब्डोमिनल सर्जरीज़ के अंदर, ओपन सर्जरीज़ के अंदर यूज़ किए जाने वाले रिट्रैक्टर्स हैं। बेसिकली रिट्रैक्टर का मतलब होता है कि 2 मार्जिन्स को, स्किन की 2 मार्जिन्स को या 2 फ्लैप्स को ग्रेस्प करना, होल्ड करना, उनको सेपरेट करने के लिए ये रिट्रैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि मेजर एब्डोमिनल सर्जरीज़ के अंदर डोयंस रिट्रैक्टर और डीवर्स रिट्रैक्टर यूज़ किए जाते हैं। और यहाँ पे डोयन रिट्रैक्टर के अंदर हम इसका जो स्पेसिफिकली जो यूज होता है ऑब्स्टेटिक्स के अंदर वो किया जाता है LSCS के अंदर, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन में। लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन जो होता है यूट्रस के लोअर सेगमेंट को ऊपर इंसिजन लगा के किया जाता है। तो लोअर सेगमेंट के ऊपर इंसिजन लगाने के लिए हमें लोअर सेगमेंट का विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है, कि जब तक हम लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट ऑफ यूट्रस ही जहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे तो हम लोअर सेगमेंट पे इंसिजन भी नहीं लगा पाएंगे। इसलिए लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस को हम विजुअलाइज करने के लिए एब्डोमिनल वॉल्स को रिट्रैक्ट करते हैं इस डोयन रिट्रैक्टर से, साथ ही साथ ब्लेडर को भी मूव करते हैं इस डोयन रिट्रैक्टर से। तो ये इस तरह से डोयन रिट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है 7 डेवर्स रिट्रैक्टर। डेवर रिट्रैक्टर जो होता है उसका भी मेजर एब्डोमिनल सर्जरीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है। बहुत विड्थ के अंदर हमारे को सेवरल विड्थ्स के अंदर ये अवेलेबल होता है। देखिए प्लेट शेप का होता है ये, ठीक है। और
इंटरनल ऑर्गन्स को ड्यूरिंग सर्जरी मूव करने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं एब्डोमिनल सर्जरीज़ के अंदर, तो इंटेस्टाइन्स को मूव करने के लिए या जो मेजर ऑर्गन्स जो होते हैं अंदर उनको मूव करने के लिए डीवर रिट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं मॉरिस रिट्रैक्टर की तरफ। मॉरिस रिट्रैक्टर देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपको शेप के अंदर दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम में, ये राइट एंगल पे यहाँ से बेंट होता है, मीन्स 90 डिग्री पे यहाँ पे कितना क्या है, बेंट है। और इसका जो यूज़ किया जाता है वो भी एब्डोमिनल सर्जरीज या जो अदर सर्जरीज होती है उसके अंदर स्किन की जो डीपर लेयर्स होती हैं उनको रिट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। 9 है लैंगनबेक रिट्रैक्टर। सेम ऑलमोस्ट मॉरिस रिट्रैक्टर की तरह होता है, परंतु दोनों में देखिए डिफरेंस जो है वो है यहाँ पे इस होल का। लैंगनबेक के अंदर यहाँ पे एक होल है, जबकि मॉरिस रिट्रैक्टर में आप देखते हैं कि होल नहीं होता है। और ये जो लैंगनबेक रिट्रैक्टर होता है वो सुपरफिशियल मसल्स को रिट्रैक्ट करने के लिए काम में आता है, ठीक है, जबकि मॉरिस जो होता है वो होता है डीपर लेयर्स को रिट्रैक्ट करने के लिए। लैंगनबेक का और क्या क्या काम है? लैंगनबेक रिट्रैक्टर जो होता है वो काम आता है हर्नियोप्लास्टी में, थायरॉइडेक्टमी में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये हो गए हमारे मॉरिस रिट्रैक्टर और लैंगनबेक रिट्रैक्टर्स। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए, पहचान सकते हैं कि डॉयंस रिट्रैक्टर किस तरह का होता है, आपको देख पा रहे हैं डायग्राम के अंदर। डीवर इस तरह का होता है, मॉरिस इस तरह का होता है, लैंगनबेक इस तरह का होता है। लैंगनबेक में एक होल होता है, साथ ही साथ ये राइट एंगल पे बेंट होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहां पे हम देख पा रहे हैं नंबर 10 पेल्वीमीटर। पेल्वीमीटर मतलब पेल्विक प्लस मीटर, मतलब पेल्विस का मेजरमेंट करने वाला इंस्ट्रूमेंट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक वी शेप का ये ऑर्गन है, वी शेप का एक इंस्ट्रूमेंट है, साथ ही साथ इसके ऊपर एक स्केल लगी हुई है। ये पेल्विस का मेजरमेंट करता है। याद रखिए फ्रेंड्स, ये एक्सटर्नली मेजरमेंट करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, इंटरनली इससे मेजरमेंट नहीं किया जाता है। तो क्या यूज होता है इसका? तो फ्रेंड्स हम देखते हैं टू मेजर एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फीमेल पेल्विस। जो फीमेल पेल्विस होता है उसको मेजर करने के लिए और साथ ही साथ उसके टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। टाइप को आइडेंटिफिकेशन से मतलब क्या है? क्योंकि फीमेल पेल्विस के बड़े टाइप्स होते हैं, हम देखते हैं कि उसके टाइप्स होते हैं, जैसे गायनिकोइड हो गया, एंड्रॉइड हो गया, एंथ्रोपॉइड हो गया, ये इसके टाइप्स होते हैं फीमेल पेल्विस के। तो किस तरह का फीमेल पेल्विस है ये हम आइडेंटिफाई करने के लिए भी इस पेल्वीमीटर का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ जब हमारे को जो आउटर या एक्सटर्नली हमारे को फीमेल पेल्विस के मेजरमेंट्स अगर हमें पता चल जाते हैं तो हम इंटरनल यूएसजी से जो फीटस है उसके हेड के डायमीटर्स को भी हम क्या कर लेते हैं, मेज़र कर लेते हैं, और दोनों के अंदर क्या करते हैं, रेशियो देखते हैं, जिससे हमें क्या पता लग जाता है कि जो हेड है वो फीमेल पेल्विस से बाहर आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, ये हम रूल आउट कर लेते हैं। तो इसी के अंदर अगर हमारे को पता चलता है कि वो हेड इस फीमेल पेल्विस से बाहर नहीं आ पाएगा, मतलब सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शनेट, ठीक है, ये सिचुएशन सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन कहलाती है। तो इस चीज़ को भी हम पता लगा सकते हैं पेल्वीमीटर से। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं 11 पे पिनार्ड फीटोस्कोप। फ्रेंड्स सभी को ये पता होता है कि फीटोस्कोप है, पर इसका नाम क्या है? इसका जो नाम है पूरा वो है पिनार्ड फीटोस्कोप। किसी को भी ये पूरा नाम नहीं पता होता है, सिर्फ फीटोस्कोप पता होता है। जैसे कि सभी को एयरवे का नाम तो पता है, एयरवे तो सबको पता है कि ये एयरवे होता है, परंतु उसका नाम ग्वीडल एयरवे होता है ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो यहाँ पे आपको भी ये ध्यान रखना है कि ये फीटोस्कोप तो है, बट क्या नाम है इसका? पिनार्ड फीटोस्कोप। जो पिनार्ड फीटोस्कोप है ये इस तरह का ग्लास शेप का होता है। इसके अंदर जो आपको ध्यान रखने की चीज़ है वो ये है कि आपको ये जो ओपन साइड होती है ये आपको मैटरनल एंड पे लगानी है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, और ये साइड होती है ये आपके हीयर एंड की तरफ होनी चाहिए। यहाँ से आप कान लगा के फीटस की हार्ट रेट को लिसन करते हैं, हीयर करते हैं, सुनते हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ भी यही है, फीटोस्कोप का जो यूज़ होता है वो होता है फीटस की हार्ट रेट को लिसन करने के लिए, हीयर करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है, टू लिसन द हार्ट रेट ऑफ फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पिनार्ड फीटोस्कोप का यूज़। नेक्स्ट हम देखते हैं रिट्रैक्टर्स, जो छोटे रिट्रैक्टर्स होते हैं सर्जरीज में यूज़ किए जाते हैं वो। 12 नंबर पे हम जो देख रहे हैं वो है सिंगल हुक रिट्रैक्टर। यहाँ पे देखिए इसको सिंगल हुक रिट्रैक्टर इसलिए कहा है क्योंकि इसका जो एंड है वहाँ पे एक सिंगल हुक शेप बनी हुई है।
जबकि 30 नंबर में हम देख रहे हैं डबल हुक रिट्रैक्टर पे, यहाँ पे देखिए डबल हुक बने हुए हैं। तो इस तरह से इनका नाम सिंगल हुक रिट्रैक्टर और डबल हुक रिट्रैक्टर्स रखा गया है। जो सिंगल हुक रिट्रैक्टर्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं स्किन की एजेस को और टफ फेसिया को रिट्रैक्ट करने के लिए। जो डबल हुक रिट्रैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हम देखते हैं कि इसके दोनों जो बोथ एंड है वहाँ पे क्या होते हैं, हुक्स बने हुए हैं, और ये रिट्रैक्ट करने के लिए काम ये लिए जाते हैं सॉफ्ट टिश्यूज़ और लिगामेंट्स को रिट्रैक्ट करने के काम में। 14 नंबर पे जो हम देख रहे हैं वो है कैटपो रिट्रैक्टर। कैटपो रिट्रैक्टर याद रखिए, कैटपो रिट्रैक्टर और वॉकमैन रिट्रैक्टर दोनों अलग अलग हैं। बहुत बार ये कैटपो रिट्रैक्टर और वॉकमैन रिट्रैक्टर को एक बता दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि कैटपो रिट्रैक्टर जो है आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, ये इस एंड से भी यूज किया जा सकता है जबकि इस एंड से भी यूज किया जाता है, और वॉकमैन रिट्रैक्टर ओनली सिंगल एंड से ही यूज किया जा सकता है। इस साइड से इसका यूज करने का कोई पार्ट नहीं है, सिर्फ हैंडल करने का या होल्ड करने का पार्ट बना हुआ होता है। कैटपो के अंदर दोनों साइड से ये यूज किया जा सकता है। ठीक है, जो कैटपो है इसको डबल एंडेड होता है और स्किन रिट्रैक्शन के काम में लिया जाता है। स्मॉल और डेलिकेट वुंड्स को रिट्रैक्ट करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनको विजुलाइज करने के लिए कैटपो रिट्रैक्टर को काम में लेते हैं। 15 पे है वॉकमैन रिट्रैक्टर। वॉकमैन जो रिट्रैक्टर होता है वो अप टू 6 हुक्स इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। ये बेंट भी हो सकते हैं, ब्लंट भी हो सकते हैं और शार्प भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सर्जन। और हम देखते हैं कि इसका जो पर्पज होता है, इसका जो आइडियल पर्पज होता है वो होता है टू डिवाइड और रिट्रैक्ट टिश्यूज इन वेरियस सर्जरीज। वेरियस सर्जरीज के अंदर टिश्यूज को रिट्रैक्ट और डिवाइड करने के ये काम में लिया जाता है। 16 नंबर पे जो हम नेक्स्ट देख रहे हैं वो है यूटराइन साउंड। देखिए फ्रेंड्स, इसके नाम से ही पता चल रहा है यूटराइन साउंड, यूट्रस में साउंड प्रोड्यूस करने वाला इंस्ट्रूमेंट। ये इस तरह का होता है, लंबा सा होता है और इसके ऊपर स्केल होती है, देखिए स्केल बनी हुई है, साथ ही साथ आगे से बेंट है। ये यूटराइन साउंड होता है। यूट्रस में साउंड प्रोड्यूस करने से हमें क्या पता चलता है? यूट्रस के अंदर साउंड प्रोड्यूस करने से हमें पता चलता है कि यूट्रस में किसी प्रकार की कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है। इसका इससे पता लगा सकते हैं, IUCD का भी पता लगा सकते हैं कि वो यूट्रस के अंदर है या नहीं। साथ ही साथ हम बहुत सारे सर्विक्स के लिए डायलेटर्स यूज़ करते हैं, तो ये फर्स्ट डायलेटर के तौर पे काम में लिया जाता है। और इसका और क्या यूज़ होता है, तो याद रखिए जो यूट्राइन साउंड होता है उसको यूट्रस के अंदर थ्रू वेजाइना इंट्रोड्यूस करके यूट्रस की लेंथ को पता लगा सकते हैं। देखिए क्योंकि इसके ऊपर क्या है, स्केल बनी हुई है, यूट्रस की लेंथ पता चल जाएगी, साथ ही साथ यूट्रस की पोजीशन भी पता चल जाएगी कि ये एंटी वर्जन है कि डेक्स्ट्रो वर्जन है, किस साइड के अंदर ये बेंट है, यूट्रस की पोजीशन का भी पता लग जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 17 नंबर पे यूटराइन क्यूरेट। देखिए फ्रेंड्स, जो क्यूरेट होता है, क्यूरेट का मतलब होता है कि किसी भी सरफेस को एक्सकोरिएट करके उसको क्या करना, रब करना और उसको वहाँ से उतार देना। ठीक है, तो ये यूटराइन क्यूरेटर है। यूटराइन क्यूरेट इसे कहते हैं कि यूट्रस की जो सरफेस होती है उसको एक्सकोरिएट करके वहाँ से रब करके वहाँ के जो मटेरियल को उतारना और बाहर निकालना यूटराइन क्यूरेट का काम होता है। तो ये यहाँ पे बोथ एंड से शार्प भी होती है, कभी कभी ब्लंट भी होती है। तो ये क्या करते हैं, इन एंड्स को इंट्रोड्यूस करके यूट्रस के अंदर, जो यूट्रस के अंदर जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, जो कंसेप्टस होता है, उसको क्यूरेट करके उसे बाहर निकालने के काम में लिया जाता है। कब किया जाता है ऐसा? जब इनकम्प्लीट एबॉर्शन होता है। तो जब एबॉर्शन हो गया परंतु उसका सारा कंसेप्टस बाहर नहीं आया, कुछ अंदर ही रह गया है, तो ऐसी सिचुएशन में डायलेटेशन करके, सर्विक्स के डायलेशन करके जो अंदर का जो मटेरियल है उसको क्यूरेट करके हम बाहर निकालते हैं। तो उसके लिए यूटराइन क्यूरेट काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है 18 नंबर पे यूटराइन फ्लशिंग क्यूरेट। देखिए नाम से पता चल रहा है यूटराइन फ्लशिंग, यूटरस को फ्लश करने के लिए काम में लिए जाने वाली क्यूरेट। मतलब ये क्यूरेट का भी काम करेगी, साथ ही साथ फ्लश करने के भी काम में आएगी। तो देखिए इसके इस एंड को देखिए, ये क्यूरेशन के काम आएगा क्यूरेटर के तौर पे। साथ ही साथ ये पूरी पाइप है, देखिए एक होलो स्पेस है, पासेज है इसके अंदर बना हुआ, इसके थ्रू यहाँ पे आप क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन को आप इसके अंदर डालते हैं, जिससे आप यूट्रस को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से फ्लश भी कर सकते हैं। तो आप इस एंड को
थ्रू वेजाइना आप यूट्रस के अंदर इंट्रोड्यूस करके क्यूरेशन कर सकते हैं, क्यूरेटर का काम कर सकते हैं, साथ ही साथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से इसको फ्लश भी कर सकते हैं। तो इट हैज़ ए ब्लंट क्यूरेट यूज इन द D&E प्रोसीजर्स, डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स में इसका उपयोग किया जाता है, एंड टू फ्लश द यूटराइन केविटी विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से यूटराइन केविटी को फ्लश करने के ये काम में ली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसेक्टिंग फोर्सेप्स को। 19 नंबर पे डिसेक्टिंग फोर्सेप। जो डिसेक्टिंग फोर्सेप्स ये चिमटी शेप की होती है, ये देखिए ये दो प्रकार की होती हैं, हैज़ टू टाइप्स, नॉन टूथ और टूथ। देखिए एक तो प्लेन है और एक के ऊपर टूथ बना हुआ है, तो ये एक तो प्लेन होती है और एक टूथ होती है, ठीक है। तो इसीलिए इनको दो नाम दिए जाते हैं, नॉन टूथ और टूथ। क्या काम आती है, तो हम देखते हैं कि दीज आर यूज टू हैंडल द टिश्यूज एंड अदर मटेरियल्स, टिश्यूज और अदर मटेरियल्स को हैंडल करने के ये काम में आती है। नेक्स्ट है नीडल होल्डर। फ्रेंड्स ये होता है नीडल होल्डर। देखिए इसका जो आगे का पार्ट होता है ये बहुत ही छोटा होता है, इससे आप किसी चीज़ को ग्रेस्प भी करोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत ही छोटा स्पेस है। इसमें सिर्फ अगर आप किसी चीज़ को हैंडल करना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ हो पाएगी एक नीडल। ये देखिए इस तरह से नीडल इसमें होल्ड की जा सकती है। और जब आप इसको ओपन करते हो तो इसके ऊपर देखिए अंदर की तरफ एक ग्रूव होता है, एक खांच सी बनी होती है स्ट्रेट, इससे आप नीडल होल्डर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इट इज़ यूज टू होल्ड द नीडल वाइल स्यूचरिंग द वुंड। वुंड्स को स्यूचर करने के लिए नीडल को होल्ड करने के ये काम में आती है। नेक्स्ट है 21 बैक हॉर्स टॉवल क्लिप। 22 है मेयो टॉवल क्लिप। देखिए फ्रेंड्स दोनों ही टॉवल क्लिप्स हैं, आगे से सेम है, ये देखिए, ठीक है। ये बैक हॉर्स है, ये मेयो क्लिप है, नाम का डिफरेंस है, काम इन दोनों का एक ही है। क्या काम है, तो जो ड्रेपिंग्स होती है, देखिए नाम से इससे पता चल रहा है, टॉवल क्लिप्स मतलब टॉवल को क्लिप करने के लिए, फिक्स करने के ये काम में आती है। तो सर्जरी के अंदर जो टॉवल्स, जो सीट्स यूज की जाती हैं उन्हें हम ड्रेपिंग्स कहते हैं। तो टू फिक्स द ड्रेपिंग्स, डायाथर्मी मतलब जो कोटरी के जो तार होते हैं, वायर्स होते हैं, केबल्स होती है, उनको एंड सक्शन ट्यूब्स को फिक्स करने के ये काम में ली जाती है। इसी तरह मेयो टॉवल क्लिप भी टू फिक्स द ड्रेपिंग्स, डायाथर्मी, केबल्स एंड सक्शन ट्यूब्स ETC, इन सबको फिक्स करने के ये काम में ली जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं 23 पे स्पंज होल्डिंग फोर्सेप की तरफ। स्पंज होल्डिंग फोर्सेप मतलब स्पंज को होल्ड करने वाली फोर्सेप। स्पंज को क्यों होल्ड किया जाता है, देखिए फ्रेंड्स बहुत बार सर्जिकल साइट को क्लीनिंग करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक स्पंज को बीटाडीन से और किसी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में सोक करके सर्जिकल साइट को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, ठीक है। तो इस स्पंज को होल्ड करने के लिए, क्लीनिंग के लिए हम इस स्पंज होल्डिंग फोर्सेप के अंदर होल्ड करते हैं। और किस काम में आती है ये, टू टॉयलेटिंग द वेजाइना, वल्वा एंड पेरिनियम प्रायर टू डिलीवरी एंड फॉलोइंग टू डिलीवरी। डिलीवरी से पहले और बाद में वल्वा, वेजाइना और पेरिनियम को टॉयलेटिंग या सफाई करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए स्पंज होल्डिंग फोर्सेप यूज़ की जाती है। एंड टू होल्ड द सर्विक्स, सर्विक्स को होल्ड करने के लिए भी ये काम में ली जाती है। नेक्स्ट है ओवम फोर्सेप। फ्रेंड्स ये जो ओवम फोर्सेप होती है वो सेम स्पंज होल्डिंग फोर्सेप की तरह होती है, पर ये स्ट्रेट नहीं होती, यहाँ से भी बेंट होती है और यहाँ से भी बेंट होती है। तो आप दोनों के अंदर देखिए डिफरेंस कर पा रहे हैं कि 23 पे जो स्पंज होल्डिंग फोर्सेप है वो स्ट्रेट है, जबकि ओवम फोर्सेप है ये यहाँ से और यहाँ से बेंट होती है। तो ब्लेड्स आर स्लाइटली बेंट एंड फेनेस्ट्रेटेड, फेनेस्ट्रेटेड है ये यहाँ से फेनेस्ट्रेटेड है, एंड इट इज यूज टू ग्रेस्प द प्रोडक्ट्स एंड टेक आउट द इंस्ट्रूमेंट विद स्लाइटली रोटेटरी मूवमेंट्स। मतलब इसको अगर इसके थ्रू आपको यूट्रस के प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना है तो आप इसको इंट्रोड्यूस करके स्लाइटली रोटेटरी मूवमेंट्स के थ्रू इसको बाहर निकालते हैं, मतलब धीरे धीरे घुमा के बाहर निकालते हैं। इस तरह से ओवम फोर्सेप को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है 25 ओवम होल्डिंग फोर्सेप। देखिए ओवम फोर्सेप और ओवम होल्डिंग फोर्सेप में यही डिफरेंस है कि ये तो स्ट्रेट होती है, साथ ही साथ इसके अंदर फेनेस्ट्रेशन होता है, जबकि ओवम होल्डिंग फोर्सेप के अंदर एक बाउल शेप के अंदर ग्रूव होता है। तो दोनों को जब बंद करते हैं तो एक ओवल शेप का क्या बन जाता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है। ये क्या काम आता है, इसका भी जो यूज़ होता है वो सेम ओवम फोर्सेप की तरह ही होता है कि टू ग्रेस्प, होल्ड, मैनिपुलेट एंड रिमूव टिश्यूज एंड फ्रेगमेंट्स फ्रॉम इनसाइड द यूट्रस।
इंक्लूडिंग द ओवम एंड प्लेसेंटा। ओवम, प्लेसेंटा या अदर कोई फ्रेगमेंट्स या टिश्यूज जो हैं यूट्रस के अंदर, उनको बाहर निकालने के ये काम में आती है। नेक्स्ट है 26 पे एलिस फोर्सेप। जो एलिस फोर्सेप होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए इसके टूथ बने हुए होते हैं, ये देखिए यहाँ पे टूथ बने हुए हैं। जब इसको ओपन करते हैं तो इसके अलावा एकदम स्ट्रेट होती है, साथ ही साथ यहाँ पे लॉक भी होता है इसके। तो एलिस फोर्सेप का यूज जो होता है तो वो हम देखते हैं कि एंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स को हम होल्ड करने के काम में लेते हैं इसे बहुत बार, ठीक है, डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन ऑपरेशंस में। और क्या काम आता है, टू होल्ड द एपेक्स ऑफ एपिजियोटोमी वुंड ड्यूरिंग रिपेयर। जो एपिजियोटोमी होती है, देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको अभी एपिजियोटोमी समझाई है, तो एपिजियोटोमी का जो इंसिजन है उसे काटने के बाद वहाँ पे जब उसको हम बच्चा डिलीवर करवा लेते हैं तो हम उसे रिपेयर करेंगे। तो रिपेयर करने के बाद जो हम रिपेयर करने से सबसे पहले जो यूज़ किया जाता है वो हम क्या करते हैं, उसके एपेक्स को होल्ड कर लेते हैं और सबसे पहले उसे रिपेयर कर देते हैं। तो उसी टाइम पे जो सबसे पहले एपेक्स को हम यहाँ पे एपेक्स वुंड को हम जो रिपेयर कर रहे हैं उसलिए उसको पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए यहाँ पे एलिस फोर्सेप को यूज करते हैं। नेक्स्ट है 27 पे वल्सलम फोर्सेप। ऑब्स्टेटिक्स की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्सेप होती है। ये भी सेम एलिस फोर्सेप की तरह होती है, इसके भी देखिए टूथ होते हैं, पर एलिस फोर्सेप स्ट्रेट होती है जबकि वल्सलम होती है बेंट। देख लीजिए आप, इसके अंदर आप देख पा रहे हैं एलिस फोर्सेप यहाँ पे स्ट्रेट है और यहाँ पे टूथ बने हुए हैं, जबकि वल्सलम यहाँ पे बेंट होती है। तो आप दोनों के अंदर रिकॉग्निशन कर सकते हैं कौन सी वल्सलम है और कौन सी एलिस फोर्सेप है। यूज इसका भी सेम ही होता है, टू कैच होल्ड द एंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स इन D&E ऑपरेशंस एंड सक्शन इवैक्यूएशंस। मतलब एंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स को होल्ड करने के ये काम में आती है। नेक्स्ट है बेबकॉक फोर्सेप। देखिए फ्रेंड्स, बेबकॉक जो फोर्सेप होती है ये इस तरह से होती है, यहाँ पे सामने की तरफ, ऊपर की तरफ जो देखते हैं यहाँ पे एक ट्रायंगुलर फेनेस्ट्रेशन होता है, मतलब ट्रायंगुलर छेद होते हैं यहाँ पे। तो जब हम इसको लॉक करेंगे तो यहाँ पे एक होलो स्पेस बनता है, ठीक है। इस बेबकॉक फोर्सेप को जब हम यहाँ पे अगर लॉक कर देते हैं, बंद करते हैं, तो यहाँ पे एक होलो स्पेस बनेगा। तो हम होलो जो ऑर्गन्स होते हैं, जो ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं, उनको होल्ड करने के ये काम में आती है। तो बेबकॉक फोर्सेप किस यूज में आती है, टू होल्ड द ट्यूबुलर ऑर्गन्स। नेक्स्ट है कोचर्स हीमोस्टेटिक फोर्सेप। देखिए नाम से पता चल रहा है हीमोस्टेटिक फोर्सेप, मतलब हीमोस्टेसिस के काम में लिए जाने वाली फोर्सेप, ठीक है। ये इस तरह की होती है, इसके टूथ होते हैं 1:2 पे। 1:2 टूथ का मतलब है कि एक साइड में 1 टीथ होता है, दूसरी साइड में 2 टीथ होते हैं। तो जब इसको लॉक किया जाता है तो दो टूथ हैं, उनके बीच में 1 टूथ क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 1:2 टीथ फॉर्मेट में ये आपको कोचर्स हीमोस्टेटिक फोर्सेप मिलती है। इसका जो यूज़ होता है, टू क्लैंप द अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप करने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है, टेम्परेरीली, जब तक उसको कट नहीं करते हैं तब तक। अदरवाइज तो उसको परमानेंटली जो हम उसको क्लैंप करते हैं वो कॉर्ड क्लैंप से ही करते हैं। और किस काम में आता है, टू लो रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है उसके लो रप्चर के लिए यूज़ किया जाता है। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि सर्जिकल इंडक्शन ऑफ लेबर जो होता है, कभी कभी हमारे को जो लेबर इंट्रोड्यूस करनी है, इंड्यूस करनी है लेबर जो है, लेबर को इंड्यूस करने के लिए हमें उसका जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन होता है उसे रप्चर करना होता है। तो रप्चर जैसे ही करते हैं तो लेबर इंड्यूस हो जाती है। ये जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है इसको रप्चर करने के लिए कोचर हीमोस्टेटिक फोर्सेप यूज़ की जाती है। यही क्यों की जाती है, क्योंकि इसके आगे की तरफ टूथ बने हुए हैं, ये टूथ उस मेम्ब्रेन को आसानी से रप्चर कर देते हैं। इसलिए कोचर हीमोस्टेटिक फोर्सेप को लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एज सर्जिकल इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए यूज किया जाता है। 30 नंबर पे ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप। देखिए फ्रेंड्स, ये 2015 PGI-MER का जो टेस्ट था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कि LSCS के अंदर कौन सी हीमोस्टेटिक फोर्सेप यूज की जाती है, तो उसका आंसर था ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप। ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप्स कैसी होती है, देखिए ये ट्रायंगुलर होती है ऊपर से, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ट्रायंगुलर होती है, ठीक है। साथ ही साथ इस पे लाइनिंग्स बनी होती है। ये हीमोस्टेटिक फोर्सेप होती है, LSCS के अंदर यूज की जाती है
4 टोटल, मतलब टोटल 4 फोर्सेप्स हमारे को यूज़ करनी होती है। 2 तो ईच एंगल पे और 2 ईच फ्लैप्स पे यूज़ की जाती है, मतलब एब्डोमिनल वॉल के दोनों एंगल्स जहाँ पे इंसिजन्स लगाए हैं और दोनों फ्लैप्स पे ये लगाई जाती है। इस तरह टोटल LSCS के अंदर 4 ग्रीन आर्मिटेज हीमोस्टेटिक फोर्सेप्स का यूज़ किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट सर्वाइकल डायलेटर्स पे। 31 पे जो हम देख रहे हैं डास या हेगार्स डायलेटर्स हैं। 32 पे जो है हॉकिंस एम्बलर डायलेटर्स हैं। डास और हेगार डायलेटर्स जो होते हैं ये डबल एंडेड होते हैं, मतलब इस साइड से भी इसको डायलेशन के लिए यूज़ किया जाएगा, सर्विक्स के डायलेशन के लिए, और इस साइड से भी। तो एक साइड पे लोअर नंबर होता है, नेक्स्ट साइड पे हायर नंबर होता है, एक साइड पे लोअर नंबर, नेक्स्ट पे हायर नंबर। तो इस तरह से ये डायलेटर्स होते हैं। सबसे पहले जो होता है वो लोअर नंबर हमें यूज़ करना होता है, ठीक है, फिर हायर नंबर। ये क्यों यूज़ किए जाते हैं? सर्वाइकल कैनाल को देखने के लिए, सर्वाइकल कैनाल को अप्रोच करने के लिए, इवैक्यूएशंस ऑपरेशंस के लिए हमारे को सर्विक्स को डायलेट करना होता है, इसके लिए। नेक्स्ट है हॉकिंस एम्बलर डायलेटर्स। ये भी सर्वाइकल कैनाल और सर्विक्स को डायलेट करने के काम में आते हैं। ये जो होते हैं टोटल 16 साइजेज में अवेलेबल होते हैं। देखिए यहाँ पे 16 ही है, ठीक है, तो ये 16 साइजेज में अवेलेबल होते हैं और ये सिंगल एंडेड डायलेटर्स होते हैं। बोथ साइड से ये यूज़ नहीं किए जाते हैं, सिर्फ सिंगल साइड से यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और किस काम में यूज़ किए जाते हैं सब? ये किए जाते हैं सर्वाइकल कैनाल को डायलेट करने के लिए, सर्विक्स को डायलेट करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑपरेटिव ऑब्स्टेटिक्स के इंस्ट्रूमेंट, मतलब वेजाइनल ऑपरेशनल डिलीवरीज जो होती हैं उनके अंदर यूज किए जाने वाली फोर्सेप्स को हम यहाँ पे देख रहे हैं। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं 33 पे लॉन्ग कर्व्ड डास ऑब्स्टेटिक फोर्सेप यूज की जा रही है। किसके लिए? लो फोर्सेप ऑपरेशंस के लिए। 34 पे जो है शॉर्ट कर्व्ड रिगली फोर्सेप जिसे कहा है वो यूज की जाती है आउटलेट फोर्सेप्स ऑपरेशंस के लिए। 35 पे जो है कीलैंड फोर्सेप ये यूज की जा रही है एसिंक्लिटिज्म के लिए। देखिए फ्रेंड्स, जो 33 पे लॉन्ग कर्व्ड फोर्सेप है, तो इसको लॉन्ग कर्व्ड क्यों कहा? देखिए आप आइए इसके ऊपर, इसका जो डायग्राम है इस पे, इसके अंदर वाले कर्व को कहा जाता है सिफेलिक कर्व और बाहर वाले कर्व को कहा जाता है पेल्विक कर्व। तो जैसे ही हम बच्चे को वेजाइनली डिलीवर करते हैं तो इससे होल्ड करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से। तो ये जो सिफेलिक कर्व है इसके अंदर जो न्यूबॉर्न होता है उसका हेड फिट हो जाता है और बाहर की तरफ जो ये कर्व है जिसे पेल्विक कर्व कह रहे हैं ये पेल्विस को टच करता है, तो इसे पेल्विक कर्व कह दिया और अंदर वाले को कह दिया सिफेलिक कर्व। तो लॉन्ग कर्व्ड ऑब्स्टेटिक फोर्सेप के अंदर ये जो पेल्विक कर्व होता है ये बड़ा होता है, जबकि शॉर्ट कर्व के अंदर ये पेल्विक कर्व छोटा होता है। इसीलिए हम इसको शॉर्ट कर्व और लॉन्ग कर्व नाम दिया है। लॉन्ग कर्व का पेल्विक कर्व बड़ा होगा, शॉर्ट कर्व के अंदर इसका जो पेल्विक कर्व शॉर्ट होगा। इसीलिए डास फोर्सेप इसे क्यों कहा? क्योंकि एक इंडियन ऑब्स्टेटिशियन थे, एक इन्वेंटर थे जो जिनका नाम था सर केदारनाथ दास, तो उन्हीं के नाम पे इसको डास फोर्सेप कहा गया है। कब यूज़ की जाती है? लो फोर्सेप ऑपरेशंस के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, ऑपरेटिव ऑब्स्टेटिक्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके बारे में डिस्कस करने में हमें बहुत समय लगेगा। अगर आप लोगों का एक अच्छा रिस्पॉन्स और एक अच्छा कमेंट आता है तो मैं इसके ऊपर भी, ऑपरेटिव ऑब्स्टेटिक्स के ऊपर भी आपके लिए टॉपिक लेके आ जाऊँगा जिससे आप इन तीनों फोर्सेप्स को आसानी से समझ सके। अभी यहाँ पर हम सिर्फ इनके रिकॉग्निशन और इनके यूज़ के बारे में देख रहे हैं। शॉर्ट कर्व्ड फोर्सेप जो रिगलीज ऑब्स्टेटिक फोर्सेप है इसे आउटलेट ऑफ फोर्सेप्स के डिलीवरीज जो होती हैं उनके यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। मैंने जैसे कि आपको बताया इसका जो पेल्विक कर्व होता है वो शॉर्ट होता है रेदर देन डास फोर्सेप की अपेक्षा। इसे रिगलीज फोर्सेप भी कहा जाता है। 35 है कीलैंड फोर्सेप। फ्रेंड्स, इतना भी अगर आप रट लेते हैं कि एसिंक्लिटिज्म में कौन सी फोर्सेप यूज़ की जाती है तो आपका आंसर होता है कीलैंड्स फोर्सेप। तो ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। लास्ट रिसेंट ईयर्स के अंदर जो एग्जाम हुए हैं उनमें एसिंक्लिटिज्म का ये टर्म भी पूछा जाता है कि होता क्या है और कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है, कौन सी फोर्सेप इसके ऑपरेशंस के लिए यूज़ की जाती है डिलीवरी के लिए, तो कीलैंड फोर्सेप यूज़ की जाती है। इस तरह की होती है, आप देख लीजिए इसको डायग्राम के अंदर, ये कीलैंड फोर्सेप होती है। देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों जो फोर्सेप्स हैं इनके अंदर देखिए, ये मैंने आपको बताया पेल्विक कर्व, अंदर वाला सिफेलिक कर्व, इसे शंक कहते हैं, दिस इज शंक, ठीक है, दिस इज हैंडल एंड दिस इज द लॉक।
जहाँ पे दोनों के दोनों मीट कर रहे हैं उसे लॉक कहते हैं। ये पीछे वाला हैंडल है, ये स्क्रूज हैं। इसी तरह से शॉर्ट कर्व्ड रिग्लीज ऑब्स्टेटिक फोरशेप के अंदर बाहर की तरफ पेल्विक कर्व और अंदर की तरफ शिफेलिक कर्व, ये शैंक, दिस इज लॉक एंड दिस इज हैंडल। और कीलैंड फोरशेप के अंदर आप देख पा रहे हैं अंदर की तरफ सिफेलिक कर्व और बाहर की तरफ पेल्विक कर्व। ये बहुत ही नाम मात्र के हैं, बहुत ही स्लाइट हैं, और ये देखने में शेप आप देख पा रहे हैं डायग्राम में इस तरह का होता है कीलैंड फोरशेप। कब यूज़ किया जाता है? एसिंक्लेटिज्म की स्टेट के अंदर। तो देखा फ्रेंड्स, ये हमारी है तीनों 33, 34 और 35, ये ऑपरेटिव ऑब्स्टेटिक्स के अंदर वेजाइनल ऑपरेशन डिलीवरीज के काम में आने वाली डास फोरसेप, रिग्लीज फोरसेप और कीलैंड फोरसेप। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो आप फेसबुक पेज को भी लाइक करिए, इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल नर्सिंग अधिकारी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ की अपडेट्स, वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन और लगातार आपको चैनल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।